हम एरिस्टोटल को आज डिस्कस करते हैं कि क्या है कि जो हमने एरिस्टोटल को देखा और उसको पढ़ा और उसे यहाँ बयान भी किया। तो एरिस्टोटल के मुताबिक रियलिटी क्या है, फिर रियलिटी की डिग्रीज़ क्या हैं, इल्म कैसे हासिल किया जाता है, इल्म किस चीज़ का नाम है, अखलाकियात क्या है और अखलाकियात माशरे में कैसे मुनज़्ज़म की जा सकती है या उसकी तंजीम की दी जा सकती है। अब आइए इस तस्वीर को देखिए। दिस इज़ वेरी फेमस पिक्चर ऑफ फ़िलासफ़ी। ये दरअसल राफ़ाइल की पिक्चर है। राफ़ाइल एक पेंटर था, उसने ये पेंट की और ये पेंटिंग इटली, और इटली में कौन सी जगह है? वेटिकन में है। तो ये ओरिजिनल पेंटिंग वहाँ पे, वहीं से ये सब लोग अक्सर। इसमें जो सबसे अहम हमारे लिए फ़िलहाल है वो ये वाली पिक्चर है कि इसमें ये अफलातून है जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये कौन है? ये एरिस्टोटल जो कि नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं। सही। तो ये पेंटिंग बताती है कि ये दोनों उस्ताद शागिर्द, और बहरहाल आप इसके पीछे सुकरात को भी देख लें, यानी सुकरात को इन मानों में देख लें कि प्रीसपोज करें कि सुकरात है, तो सुकरात ने तो खैर यूँ नहीं किया, बल्कि उसने कहा कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इसने ये कहा कि वो कॉन्सेप्ट्स दूसरी दुनिया में मौजूद। और जो अरस्तु हैं, इन्होंने क्या कहा? ये इस दुनिया में। तो तवज्जो दिलाने का मकसद ये था कि बजाय इसके कि हम अदर वर्ल्डली हो जाएं, हम हकीकत की तलाश में इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दें जो कि एक मिसाली दुनिया है। तो ये इसको हम रैशनली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो लिहाजा हमें क्या करना चाहिए? हमें इस दुनिया पर ही तवज्जो देनी चाहिए। सही। तो ये पेंटिंग का मतलब मैं क्यों है, कई इसकी चीज़ें देखें। बाज़ औक़ात पेंटिंग आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म में बताती है हाउ द वेस्ट बिलीव्स अबाउट थिंग्स। सही है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन मानों में भी होता है कि हमें इस बात का इल्म हो कि वेस्ट जिस हिस्ट्री को कैरी कर रहा है वो क्या महज बहसें हैं या क्या है। अच्छा जी, चलो, तो ये है जी सूरत हाल। अब हम शुरू करते हैं एरिस्टोटल क्या है। एरिस्टोटल के बारे में चंद बुनियादी बातें मैंने नोट्स से लिखे हुए थे इधर, लेकिन वो मेरा ख्याल है वो हो गए, क्या उसे कहते हैं, मिट गए, सेव नहीं हुए, ऐसे ही आ गए, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। सुकरात के बारे में ये है, द सेकंड फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। सही है। फर्स्ट फादर कौन है? प्लेटो खुद हैं। ठीक है। और प्लेटो और सुकरात में आमतौर से फ़र्क नहीं किया जाता, हालांकि एक लिहाज से फ़र्क तो है, लेकिन कहा यह जाता है कि उसी ही की फ़िक्र की ही एक लिहाज से डेवलपमेंट सुकरात ने अफलातून ने की है। सेकंड चीज़ ये है कि अफलातून ने बनाई एक एकेडमी, उसका नाम रखा था एकेडेमस। सही है। इसने बनाया अपना इदारा जिसका नाम क्या रखा था? लाइसियम। सही है। कुछ अरसे इसने कुछ एम्पायर्स को पढ़ाया, जिनमें से सबसे मशहूर कौन है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है। अलेक्जेंडर के वालिद का ख्वाब ये था कि जितनी दुनिया हम जानते हैं सबको फ़तह किया जाए और सब हमारे मातहत होने चाहिए। सो अलेक्जेंडर इस चीज़ में वो था। फिर कुछ अरसे के अंदर जब वापस आया अरस्तु, तो एक बार फिर उसे ये महसूस हुआ कि उसकी जान को ख़तरा है। तो उसका फेमस सेंटेंस क्या है? द एथेनियंस शुड सिन ट्वाइस अगेंस्ट फ़िलासफ़ी, इससे मुझे बचाना है। तो मतलब क्या हुआ कि उसने राह फ़रार इख्तियार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि एक और फ़लसफ़ी एथेनियन के हाथ चढ़कर क्या हो जाए। सही है। तो अब आप गौर करें और ये बताएं कि वो जो सोक्रेटिक डिबेट थी जो कि हमने किस में पढ़ी थी? हाँ,
लेकिन प्रेजेंटेशन यहाँ पर ख़यालात की एक मुख्तलिफ, थोड़ा सा मुख्तलिफ, और उससे एंगल बिल्कुल चेंज हो जाता। और वो क्या है? वो ये है कि देखो, वही कहते हैं चैलेंज क्या है। तो चैलेंज ये है कि रिलेटिविज्म और स्केप्टिसिज्म किसकी तरफ से आया था? सोफिस्ताइयों की तरफ से आया था। तो जो चैलेंज सोफिस्ताइयों की तरफ से आया था, तो वो पहला किसने हल करने की कोशिश की? सुकरात ने। सुकरात के बाद अफलातून ने, अफलातून के बाद अरस्तु। तो ये कह रहे हैं कि इसी रिवायत में रख कर आप अरस्तु को भी देखें। एक बात और, वो काफ़ी हद तक इत्तेफाक करते थे अफलातून से, ये काफ़ी हद तक इत्तेफाक करते थे। ये बहुत अहम पहलू है, इसके ऊपर आपने भी ज़रा गौर करना है कि वो काफ़ी हद तक क्या है, वो काफ़ी सही है। तो आम तौर से जो तासुर हमें मिलता है वो क्या मिलता है? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, और नज़र भी आएगा काफ़ी चीज़ें ऑपोजिशन में नज़र आएंगी। लेकिन जो ग्रेट कन्वर्सेशन के ऑथर्स हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, आप इनको देखें कैसे, एक ही प्रोजेक्ट जो सोफिस्ताइयों का चैलेंज था उसको एड्रेस कर रहे हैं, एक ने कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस कर लिया, एक ने कुछ उसको बेहतर मज़ीद रिफाइन कर दिया, कुछ में इख्तलाफ किया। लेकिन अरस्तु की छाप किस पे रही है? हाँ, प्लेटो की छाप किस पे रही है? अरस्तु के ऊपर। ये बाल्फाज दीगर आप नतीजा निकाल सकते हैं। अच्छा, वो अभी हम आगे जाके देखेंगे कि वो किस तरह चीज़ों को देखा गया, और वो फॉर्म का मसला ज़्यादा बड़ा है कि क्या फॉर्म इस दुनिया के बाहर है या बाहर नहीं है। कुछ चीज़ों को अरस्तु ने जिसे कहते हैं ना कि जो नॉलेज के प्रोसेसेस थे और रियलिटी के जो प्रोसेसेस थे, या उसके अंदर जिसे आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही प्रिसिजन वाली थॉट थी, वो उसको थोड़ा सा मज़ीद उन्होंने कॉम्प्लिकेट किया और ये बताया कि हर चीज़ का इल्म मैथमेटिकल प्रिसिजन की तरह हासिल नहीं हो सकता। रियलिटी भी मैथमेटिकल प्रिसिजन की तरह बाज़ औक़ात अपने आप को अनफोल्ड नहीं कर सकती है। सही है, ये फ़र्क कर रहे हैं। तो यानी जो ऑथर हैं उनका क्या ख्याल है? उनका ये ख्याल है कि क्या इसको आप कहेंगे कि बहुत बड़ी खलीज है इन दोनों के दरमियान, या एक खला है, या एक कमी है, या एक यानी एक जिसे आप ये कह सकते हैं कि इख्तलाफ है। वो ये कह रहे हैं ये इख्तलाफ ज़ेली इख्तलाफ है, एक सानवी किस्म का इख्तलाफ, ये कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है। सही है, तो ये आप इनके इंट्रोडक्शन में ज़रूर देखिएगा कि क्या है। अच्छा, इसी इख्तलाफ को सही, यानी इसी क्लेम से ही एक बड़ी अहम चीज़ सामने आती है, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज, दोनों फ़िलासफ़ा लैंग्वेज को कैसे समझते हैं? तो लैंग्वेज को अफलातून ये समझता है कि जो हकीकत है, जो फॉर्म्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो कमा हक़्क़हू अल्फाज के पहनावे में नहीं, हम यानी उन हकीकतों को हम अल्फाज के पहनावे में समो नहीं सकते हैं। प्लेटो। जबकि अरस्तु का कहना यह है कि किया जा सकता है, और यहीं से आपको नज़र आएगा कि कुछ चीज़ें तब्दील होना शुरू हो जाएंगी, और ये मेथडोलॉजी में रिफ्लेक्ट होगा। पहली चीज़ जो मेथडोलॉजी में रिफ्लेक्ट होती है वो क्या है? कसरत से मिसालों का देना, यानी बिलखुसूस जिन्हें हम कहते हैं एलेग्री ऑफ द केव, यानी ऐसी मिसालें देना जिससे प्लेटो अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है कि अगर आप रॉ लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, ही प्रीसपोजेस दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड फुली अंडरस्टैंडेबल। और याद है वो बहस जो हमने की थी फ़लसफ़े के ऊपर कि लव ऑफ विज़डम, तो लव ऑफ विज़डम क्या है? सो वो जो एक लिहाज से जिसे आप कहते हैं ना कि हकीकत से इत्तिसाल होना, मुत्तसिल होना, उसको रिफ़्लेक्ट करना, वो ये समझता है कि इस चीज़ के अंदर आपको थोड़ा सा मिस्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज उसको फुली अपने अंदर समो नहीं पा रही। सही है, अरस्तु इसके बिल्कुल बरक्स, उसका ये ख्याल है
कि हकीकत का इजहार करने के लिए लैंग्वेज प्रिसाइज नहीं हो सकती है, कई जगहों के ऊपर वो आपको उस तरह की आपकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं होगी, लेकिन इतनी भी अनरिलायबल नहीं है कि आप लैंग्वेज के ऊपर इन्हिसार ना करें। अब फ़र्क क्या सामने आया हमारे सामने फ़र्क क्या है कि ज़बान से मुराद क्या हुई? अल्फाज के पहनावे। आप अपने ख़यालात को किस तरह अल्फाज के अंदर समोएंगे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो क्योंकि अफलातून के नज़दीक अल्फाज को मैं महज इस तरह एक्सप्लेन करूँगा जैसे कि मिथ्स हैं, ठीक है, एलेगरीज हैं, लेकिन अल्फाज के अंदर ये तवानाई नहीं है, इतनी क़ुव्वत नहीं है, इतना उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। अरस्तू ये कहता है कि नहीं, कैपेसिटी है, रिलायबल है और हम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो जिस चीज़ के ऊपर उसकी एक और तवज्जो रही वो क्या है? ब्रॉडन दी वोकैबुलरी। अगर आप किसी चीज़ को गिवन लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, सो यू हैव टू कम अप विद किस चीज़ से? एक न्यू वोकैबुलरी, एक न्यू लैंग्वेज से आपको आना है। और यहाँ सिर्फ जुमला मोतरज़ा के तौर पर कि हमारे काफ़ी दोस्त जो हैं वो वाबस्ता हैं इस तरह के वेस्ट में जो मसाइल आए हैं हमारे सामने, तो क्या उनका हल हो सकता है? उसमें से एक बहुत बुनियादी चीज़ ये है कि क्या जो वेस्ट ने अपने मसाइल और अपनी तवक्कुआत के लिए ज़बान इस्तेमाल की है, क्या मिनो अन हमें उसको कबूल कर लेना चाहिए और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, या एक नई ज़बान जो आपका बतौर एक मुआशरा माफ़ी ज़मीर और जो आपकी तवक्कुआत हैं और जो आपकी अक़दार हैं उन्हें मुंतकिल करने का ज़रिया बन सकें, तो वो करना चाहिए। सही है। तो इसमें बुनियादी बात यह है, इस वक्त ऐसे तमाम अफराद जो कि एकेडेमिया से वाबस्ता हैं, उनके यहाँ ये एक कॉमन डिबेट है कि हमें वेस्टर्न या यूरोसेंट्रिक लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहिए, ओरिएंटलिस्ट कंस्ट्रक्शन से हमें एक्ट नहीं करना चाहिए, अपना माफ़ी ज़मीर बयान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कुछ नई ज़ुबान, कुछ नई वोकैबुलरी को तश्कील देना चाहिए। सही है। तो अब आप गौर करें कि अरस्तू क्या कर रहा है? अरस्तू फ़लसफ़े को एक नई ज़बान करके, ताकि ज़बान की जो गोद है उसके अंदर एक वसअत इतनी पैदा हो कि जो वो कहना चाह रहा है वो उसको कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। सो क्रिएटिंग ए न्यू लैंग्वेज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो लोग जो कि अंग्रेज़ी ज़बान में, देखिए सबसे बड़ा मसला क्या है, आप ये देखें कि जो अच्छी चीज़ अगर आपने पढ़नी हो आपको अंग्रेज़ी मिनिमम उसके अंदर ही मिलेगी। उर्दू ज़बान में बहुत मसाइल हैं, और अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे मॉडर्निस्ट हज़रात हैं वो इन्हिसार उनका होता है किस वोकैबुलरी की जो कि वेस्ट के अंदर इस्तेमाल हो रही है। तो नई ज़बान को तश्कील देना, सही है, तो ये एक मुश्किल अम्र है, लेकिन यही जिसने कर लिया उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने ख़यालात को ज़ाहिर इसी तरह ही पेश करना है। अच्छा जी, तो अब इस ज़बान में सबसे पहली बात जो कि आएगी वो है लॉजिक, कि लॉजिक को वो कैसे करें। और लॉजिक एक ऐसी चीज़ है जो कि वापस आ जाइए सोफिस्ताइयों के ऊपर। सोफिस्ताइयों का कहना और दावा ये था कि जो तुम समझो कि हकीकत है वही हकीकत है, जो मैं समझूं कि जो हकीकत है वही हकीकत है, तुम अपनी जगह पे ठीक, मैं अपनी जगह पे ठीक। सही है। इसको हमने क्या कहा था? रिलेटिविज़म, इजाफियत पसंदी। सही है। इस चैलेंज को फेस किया सुकरात ने, इस चैलेंज को फेस किया प्लेटो ने, और अपने हिसाब से उन्होंने को कहा कि नहीं, नॉलेज इज़ पॉसिबल, रियलिटी को हम जानते हैं, लिहाजा
हम आपकी इस बात को तस्लीम नहीं करते। रियलिटी एग्जिस्ट करती है और हम जानते भी हैं और हम सिखा भी सकते हैं। लेकिन किस चीज़ का वैक्यूम नज़र आया? द आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, to make that art of argument as a complete and comprehensive science। और यहाँ अरस्तु की कोशिश है और बड़ी जानदार कोशिश है, ठीक है, बहुत जानदार कोशिश है कि अरस्तु ने ये बताया कि सोफिस्ताइयों का चैलेंज कबूल करके आपने रियलिटी को एक्सप्लेन कर दिया, जैसे कि अफलातून ने किया, अरस्तु ने किया, सुकरात ने किया। लेकिन हमें एक ऐसी साइंस बनानी है जो कि ऑब्जेक्टिविटी हो उसके अंदर, उसमें न्यूट्रलिटी हो, उसमें बायस्डनेस ना हो। सो कॉम्प्रिहेंसिव साइंस बनाई जाए, उसमें यूनिवर्सैलिटी हो कि हर जगह उसको कबूल कर लिया जाए। सही है। तो इवन अगर आप देखेंगे कि हमारे मदारिस में मंतक पढ़ाई जाती रही एक तवील अरसे तक, अब नहीं पढ़ाई जाती। तो ये है मामला, ठीक है। तो अगर आप इसके ऊपर गौर करें कि ये वो टूल फराहम कर दिया किसने? अरस्तु ने, कि किस अंदाज में आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को परखना है, उसकी जांच पड़ताल करनी है। तो लॉजिक उसका पहला कंट्रीब्यूशन। देखें, मिसाल के तौर पर उस बहस को ज़रा दोबारा अपने जहनों में तरोताज़ा कीजिए। बात क्या होती थी? बात ये होती थी कि भाई बंदा तो वो है जो जीत जाए, मुबाहिसा जीत जाए। तो असल क्या चीज़ है? असल चीज़ है रेट्रिक, मुबाहिसा जीतना। तो कैसे आपने कन्वर्ट करना है वीक आर्ग्यूमेंट को और स्ट्रॉन्ग को भी? अगले का स्ट्रॉन्ग है, यू डोंट केयर, क्योंकि मैं बहस कर रहा हूं, लिहाजा मुझे मुबाहिसे का ये फ़न आना चाहिए कि मेरे पास ये आर्ट हो कि कैसे मैंने अगले को खामोश करवाना है या उसकी आवाज़ को दबाना है, ताकि उस बहस में जब जीतूं तो नारे किसके लगें? नारे मेरे लगें कि मैं जीता हूं। ठीक है। अब ये जो कमज़ोरी थी, ये अफलातून ने इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी, बल्कि अरस्तु ने दी। अरस्तु ने कहा क्यों ना हम एक ऐसी रिगरस किस्म की साइंस बनाने की कोशिश करें कि कम से कम हमारे जो नौजवान हैं वो उनको आप गुमराह ना कर सकें, ना कर सके, बल्कि आपके अंदर खुद से परखने की एक सलाहियत हो। हाँ, ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्ट नहीं है, ये रैशनल है, ये रैशनल नहीं है। लिहाजा लॉजिक की फॉर्म में अरस्तु ने एक टूल और एक सेट ऑफ टूल्स इंट्रोड्यूस करवाए, जिससे उसने बताया कि देखो ये है आर्ग्यूमेंट, ये है आर्ग्यूमेंट की साइंस, और इसके अंदर आपके पास महारत होनी चाहिए। अगर आपके पास महारत नहीं तो मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट था किस चीज़ का? लॉजिक का। अच्छा, हाँ, मैं वो ये लैंग्वेज कैसे? एक नया टूल है, मतलब एक लैंग्वेज जो अब चल रही है माशरे के अंदर, उसके इजाफी टूल एक लेकर आ गया, उसको हम न्यू लैंग्वेज क्यों कह रहे हैं? नहीं, न्यू लैंग्वेज को तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या है? उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या हम जिन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्या वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो फुली एक्सप्लेनेबल हैं? तो मिसाल के तौर पे जब आप अफलातून को पढ़ेंगे और फिर जब आप अरस्तु को पढ़ेंगे तो वोकैबुलरी चेंज हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स वही होंगे लेकिन उसको मज़ीद वो एक्सपैंड कर देगा। जैसे अभी आप आगे जाके हम पढ़ेंगे, जैसे फ़र्ज़ करें कि एक लफ्ज़ था कॉज, ठीक है, अब उसने इसको कितने हिस्सों में बांट दिया? 4 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द वोकैबुलरी कहाँ से लेकर आया? पीछे से ही लेकर आया, और उसने अब उसके लिए री इंटरप्रेट करना भी आसान हो गया। फिर उसने कहा कि मुझे चेंज एक्सप्लेन करना है, तो चेंज के लिए वो क्या ले आया? पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी। तो उसने वर्ल्ड को कि चेंज को भी बता दिया कि वर्ल्ड का चेंज है, इसको आप शैडो क्यों कह रहे हो? जैसे वो था ना डिवाइडेड लाइन के ऊपर आपने 2 हिस्सों में, व्हाई आर यू कॉलिंग इट ए शैडो? इट्स ए रियल, इट इज आउट देयर। ठीक है। लेकिन उस पोटेंशियलिटी को उन्होंने
एक्चुअलिटी में करना। ये मेरा मतलब था लैंग्वेज का। एक तो ये मतलब हो गया, एक अभी आप इसमें भी आ जाएं, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि ये लैंग्वेज मतलब इसको हम एज सच फिलॉसफी नहीं कहते, क्योंकि ये एज सच आपको नहीं बता रहा कि रियलिटी क्या है, नॉलेज क्या है। हाँ, ये वो टूल है जिससे आप अपनी चीज़ों को वाज़े कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक इंटीग्रल पार्ट प्री सपोजिशन रहा है फिलॉसफी। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप अपनी बात पहुंचा भी नहीं सकते कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे साइंस के लिए मैथड, एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब आप गौर कीजिए, लैंग्वेज जब उसने बताया कि मिसाल के तौर पर लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को तो ब्रॉडन करने का एक तो आ गया, और एक वो उसका ये भी मानना है इट मिरर्स व्हाट रियलिटी, कि अल्फाज ऐसे नहीं होते, जुमले ऐसे नहीं होते जिसमें आप रियलिटी को अनफोल्ड नहीं कर सकते, कर सकते हैं अनफोल्ड। सही है। अब यहीं से वो ये कहेगा कि जब हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट्स देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स में क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। उन टर्म्स का आपस में रिलेशनशिप होता है, तो वो रिलेशनशिप होने के बाद फिर हम कैसे डिवाइड करते हैं उन स्टेटमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं, बताइए। फर्ज कीजिए मैंने कहा प्रेमिसेस के अंदर, और फिर किसमें करते हैं, कंक्लूजन के अंदर। सही है। टर्म्स भी इसी तरह फर्ज करो कि मैं कहूं कि 3 टर्म्स होती हैं। क्या क्या होती हैं, मेजर, माइनर, मिडल। सही, प्रेमिस, कंक्लूजन, ये। तो ये अब एक नई चीज़ आपके सामने आ रही है कि ओके, अगर सोफिस्ताई ये दावा कर रहे हैं तो हमें क्या कबूल करना चाहिए या कबूल नहीं करना चाहिए। तो अब अरस्तु ये कह रहा है कि देखिए भाई, ये तो लैंग्वेज ही से आप बताएंगे ना कि मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, मेरा आर्ग्यूमेंट। तो लैंग्वेज को आप ये नहीं कह सकते कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, और लैंग्वेज ही के अंदर आप रियलिटी को बता भी पाएंगे कि क्या है। तो मिसाल के तौर पर वो ये कहता है कि जब भी मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा तो आर्ग्यूमेंट किस सूरत में आएगा, लैंग्वेज में आप एक्सप्रेस करेंगे। आप मोहताज हैं कि आप अल्फाज के जरिए से इसका इजहार करें। वो आर्ग्यूमेंट बेसिकली किस चीज़ का मजमुआ होगा, स्टेटमेंट्स का। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इंटर रिलेशनशिप है टर्म्स का। सही है। सिर्फ टर्म्स आप इस्तेमाल करते रहें, आप अपना दावा कर ही नहीं सकते। सिर्फ आप टर्म्स इस्तेमाल करेंगे तो आप दावा नहीं कर सकते। सही दावा करने के लिए आपके पास स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसको जजमेंट भी कहते हैं। अब क्या हर तरह के स्टेटमेंट्स काफ़ी होंगे, तो अरस्तु कहेगा कि नहीं, आपके पास किस तरह के होने चाहिए, जिसे हम आजकल कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको हम कहते हैं प्रोपोजिशन। लॉजिक की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन। ठीक है। अब ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो फर्ज करें, अगर मैंने कहा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो क्या चीज़ इसमें से निकल गई, कमांड्स निकल गए, और क्या निकला, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस निकल गए, और क्या निकला, हाँ वो भी निकल गया। लेकिन फर्ज करें पूरा स्टेटमेंट हो, तो कौन सा पूरे का पूरा निकल जाता है, कमांड्स, जिनके हम क्या कहते हैं, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स, इनको हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव, और दूसरे क्या थे, हैं, चलो एडवाइजेस भी कर लें, हाँ सही। और ये एक टाइप की ये निकली, और क्या निकला, क्वेश्चंस निकल गए, वेरी नाइस। और इनको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इंटरोगेटिव। सो इम्पेरेटिव निकल गए, इंटरोगेटिव निकल गए, और क्या, एक्सक्लेमेटरी। तो ग्रामेटिकली स्पीकिंग जो हम आम करते हैं उसको हम कहते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको आप ट्रू या फॉल्स कह सकें, इनको हम लॉजिक की ज़बान में कहते हैं प्रोपोजिशंस। तो प्रोपोजिशंस जो हैं ये स्टेटमेंट्स हैं जो कि
अरस्तु का कहना ये है कि ये बताएंगे कि हकीकत को किस तरह ये रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इनका एक स्ट्रक्चर हमें समझना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर क्या होगा। अच्छा जी, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि लॉजिक नहीं पढ़ाई जाती और पढ़ाई जानी चाहिए। सही है, और अच्छी प्रैक्टिस किस्म की करके पढ़ाई जानी चाहिए, प्रैक्टिस के साथ पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपकी जो रीजनिंग की स्किल्स होती है ना, वो फुली डेवलप नहीं होती और उसके अंदर कंसिस्टेंसी भी नहीं होती। सही है, तो ये दोनों के लिए कह रहा हूँ, वो लोग जो कि साइंसेस पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और वो लोग जो इस्लामिक साइंसेस पढ़ते हैं मदारिस के अंदर, ठीक है। तो अच्छा जी, अब फ़र्ज़ करो कि मैंने कहा स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट्स मैंने बता दिए प्रोपोजिशंस होंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको आप ट्रू या फॉल्स कह सकें। तो मिसाल के तौर पे आप क्या कहोगे, देखो एक फेमस सा स्टेटमेंट है, ये हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं, सॉक्रेटिस इज़ मॉर्टल और इज़ मैन आल्सो, सही है, जो भी है, ठीक है। ये एक हमारा कॉमन सा होता है, चूँकि यही एरिस्टोटल ने बहुत सारी एग्जाम्पल्स दे के वो ये बताता रहा है। अब इसमें वो ये कहता है कि ये स्टेटमेंट है, इसमें टर्म है, सही है, और उस टर्म से पहले इसका एक स्ट्रक्चर है, इसको वो क्या कहेगा, सब्जेक्ट, इसको क्या कहेगा, प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट, और ये क्या है, सब्जेक्ट। अब आप गौर कीजिएगा कि लैंग्वेज रियलिटी को अनफोल्ड करती है, मतलब वो बताएगा कि लैंग्वेज से कैसे आप इस्तेफादा कर सकते हैं, लैंग्वेज को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। और सोफिस्ताइयों ने जो एतराज़ किया उसका बेहतरीन जवाब लॉजिक है, रीजनिंग है। रीजनिंग कैसे बनाएंगे, रीजनिंग का मतलब है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसका सबसे इंटीग्रल पार्ट स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट्स दरअसल दो टर्म्स मिनिमम का मजमुआ है, एक को आपने कहा सब्जेक्ट, दूसरे को आपने कहा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं बताइए, जिसके बारे में बात की जाए, क्या बात की जा रही है, वो प्रेडिकेट है। क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पर ये क्वालिटी हो सकती है, ये क्वांटिटी हो सकती है, ये लोकेशन हो सकती है, सो मैनी थिंग्स, कुछ भी हो सकता है, सही। लेकिन अहम बात क्या कहता है, अरस्तु का कहना यह है कि जो सब्जेक्ट है ना, इसका सब्सटेंस होना जरूरी है। हर चीज सब्जेक्ट नहीं बन सकती, हर चीज सब्जेक्ट नहीं बन सकती। तो आपने किस बात का ख्याल रखना है, आपने ख्याल ये रखना है कि ये जो सब्सटेंस है ये इस स्टेटमेंट का किस पोजीशन के ऊपर आएगा, जिसको आप एस कहेंगे, जिसको आप एस कह सकें। अदरवाइज यू वुड मेक ए लॉजिकल मिस्टेक, लॉजिकल मिस्टेक आप करेंगे, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ, सही। ये बेसिक चीजें आ गई। अब मैं आपको और सब्सटेंस में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज जो अपने होने में किसी दूसरे पर डिपेंड ना कर रही हो, सही है। इसको हमने अभी करना भी है, जैसे वो आगे जाके एक्सप्लेन करेगा, जब हम वर्ल्ड एक्सप्लेन करेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या है। हाँ, ये टर्म्स भी हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, एक मिनट की थोड़ा सा टाइम मुझे दें, क्योंकि ये तो हाँ, सब्सटेंस को आप क्या कहते हैं, देखो इसको आसान अल्फाज में ये समझो, मैटर और फॉर्म, सही है, मैटर और फॉर्म। सब्सटेंस ये वो रियलिटी है जो कि मैटर और फॉर्म से मिलकर बनती है, सही है। और ये जो मैटर है इसके अंदर क्या चीज होती है, पोटेंशियलिटी। पोटेंशियलिटी किसे कहते हैं, कि उसके अंदर सलाहियत है। तो मादा बगैर किसी सलाहियत के मौजूद नहीं है, हर मादे के अंदर कोई ना कोई सलाहियत। उस मादे की सलाहियत को जब फुली डेवलप होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअलिटी, सही है। अब ये जो एक्चुअलिटी है, सही है, यानी मैटर डेवलप होते होते क्या बना, यानी पहले दिन का सुकरात, जब सुकरात बना, जब उसने आके लोगों को तंग करना शुरू किया, बताया क्राइटो के अंदर भाई ये है हक, सोफिस्ताई गलत कह रहे, ये क्या थी, ये एक्चुअलिटी थी ना। छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे
जो कि चूसनी लेके घूम रहे थे, उनसे वो क्या बन गया, ए प्रॉपर मैन विद रीजन। अब ये है बुनियादी तौर पर सब्सटेंस और ये सब्जेक्ट बनेगा, यानी ऐसा चीज जो कि पोटेंशियलिटी से एक्चुअलिटी की तरफ पहुंच चुका हो। जैसे लकड़ी है, जैसे लकड़ी है, जैसे कुर्सी है, लकड़ी से कुर्सी बनेगी तो वो एक फॉर्म में आएगी, मैटर से फॉर्म होगी, सही है, बन गया मिट्टी से, सही है ना। तो ये सब्सटेंस है, इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट की जगह के ऊपर हमेशा सब्सटेंस ही आएगा। अब ये देखिएगा, मैंने अभी आपको बताना है कि टर्म्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे और वो स्ट्रक्चर क्या है जिसको हमने कहा प्रोपोजिशन और कंक्लूजन। नहीं, पोटेंशियल दुनिया में सब चीज़ें पोटेंशियलिटीज़ है ना, तो एक्चुअलिटी की तरफ वो जा चुका है और उसकी एक्चुअलिटी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हो चुकी है। वो यहाँ पे अभी नहीं आ रहा, वो अभी नहीं आ रहा, वो तो प्योर एक्चुअलिटी है। लेकिन एक्चुअलिटी प्योर की फॉर्म में भी उसको हम सब्जेक्ट तो क्यों नहीं बना सकेंगे, बना सकेंगे। हाँ, अच्छा जी, अब आप देखें कि मैंने क्या बताया, देखें इसको इस तरह देखिए, ऑल men are mortal, some नहीं, Socrates is man, therefore Socrates is mortal. ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, इसका एक नाम वहां पे दिया हुआ था ना, आपने देखा होगा, साइलॉजिज्म। उर्फ आम में क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट। उर्फ आम में इसको हम आर्ग्यूमेंट कोई और भी हो सकते हैं साइलॉजिज्म के अलावा। अरस्तू ने आर्ग्यूमेंट साइलॉजिज्म की फॉर्म में दिया। कियास जो हमारे ट्रेडिशनल सेंस में वो तो नहीं होगा, इर्तिका वाला नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ जो रीजनिंग के प्रोसेस होता है उसको आप कह सकते हैं कि भाई ये वो किसको, साइलॉजिज्म को आप बात कर रहे हैं। नहीं, साइलॉजिज्म को उर्दू उसकी जो मर्जी बनाए, मुझे नहीं पता क़ियास है या नहीं है, बट इट इज़ ए साइलॉजिज्म मीन्स दलील। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, दलील, आर्ग्यूमेंट है ये, एरिस्टोटेलियन आर्ग्यूमेंट, जो कि उसने बताया कि ये आइडियल है, सब चीज़ों को कोशिश करें इसमें ढालें, वो साइलॉजिज्म है। अरबी इसको क़यास कहते हैं। ओह सही है, यानी जो अरबी वाली लॉजिक है जिसमें इसको इस्तिलाह के तौर पे इसको हम क़यास कहते हैं। हाँ, दैट फिर ये सही है, फिर ये वो वाला क़यास नहीं है जो कि फ़िक़्ह के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरे ज़हन में वो आ रहा सही है, उसूल पर साबित आयत, बिल्कुल ठीक है, यही होगा। आप मुझे बताएंगे कि इन इस्तिलाहात को अरबी में क्या कहते हैं। ठीक है, देखें, सोक्रेटिस इज मॉर्टल, इसको मैंने क्या कहा, ये क्या है, कंक्लूजन। सही है। अच्छा, अब कंक्लूजन को बयान करता हुआ ये कहता है, देखो ये जो सब्जेक्ट होगा कंक्लूजन का, ये क्या कहलाएगा, मेजर टर्म, और ये जो प्रेडिकेट होगा इसको हम क्या कहेंगे, माइनर टर्म। सही है। अब नहीं, इसको बिल्कुल चेंज कर देते हैं, ये माइनर टर्म है, माइनर और मेजर। अच्छा जी, अब सोक्रेटिस इज मॉर्टल, ये कंक्लूजन है, सब्जेक्ट कंक्लूजन का क्या कहलाता है, माइनर टर्म, और इसका जो प्रेडिकेट है वो क्या कहलाएगा, मेजर टर्म। अब आप आ जाओ ऊपर, देखो ये टर्म कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इस सेंटेंस में, इसको फिर वो कहते हैं माइनर, नहीं, माइनर प्रेमिस। क्या कहेंगे, माइनर प्रेमिस। ये मेजर है तो इसको हम क्या कहेंगे, मेजर प्रेमिस। बात समझ में आई। फिर आप देखें, ये डन हो गया, सोक्रेटिस आ चुका है, मॉर्टल ये आ चुका है। दो इस्तिलाहात अगर आप देखें, ये क्या है, मैन और मैन। ठीक है, इसको हम कहेंगे क्या, मिडल टर्म। तो मिडल टर्म कौन सी होती है, हाँ, मिडल टर्म प्रेमिस में इस्तेमाल की जाती है, कंक्लूजन में इस्तेमाल नहीं होती। तो सही है। प्रेमिसेस ऊपर नीचे भी तो हो सकते हैं, तो फिर मेजर माइनर चेंज हो जाएंगे क्या? देखिए, हम कैसे ही जानेंगे कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है, ये हम जानते हैं कंक्लूजन की बुनियाद के ऊपर।
तो कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं माइनर, और जो उसका प्रेडिकेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, मेजर। अब इसी तरतीब से हम फिर ऊपर वाली जुमलों को लिखते हैं। आपने जो मर्जी सोचा हो, फर्ज करें सोचते हुए आपने, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे और सही लिखने की कोशिश करेंगे तो इसकी तरतीब ये होगी कि सबसे पहले मेजर प्रेमिस लिखा जाता है, फिर माइनर प्रेमिस लिखा जाएगा, फिर कंक्लूजन लिखा जाएगा, ताकि आपका प्रेजेंट किया गया आर्ग्यूमेंट भी सही हो, और अगर किसी दूसरे ने इसको जांचना पड़ता है ना, उसको भी पता चल जाए कि क्या चीज़ दुरुस्त है। ये बात सही होगी? तो इसको हमने क्या कहा, साइलॉजिज्म। अब अरस्तु क्या कह रहा है, क्या इस रियलिटी को अनफोल्ड करने के लिए कि सुकरात एक मॉर्टल है, क्या मैंने ज़बान का इस्तेमाल सही किया? तो उसने कहा कि देखो मैंने तुम्हें ज़बान के ज़रिए से बता रहा हूँ कि अगर कोई शख्स कहे कि सुकरात मॉर्टल है और दूसरा कहे नहीं सुकरात मॉर्टल नहीं, और दोनों दुरुस्त हैं, कैसे दुरुस्त हो सकते हैं? तो कैसे दुरुस्त नहीं हो सकते? इसलिए कि अगर आपने दलील कायम करनी है तो आपके ये स्ट्रक्चर होगा, मेजर, माइनर और कंक्लूजन। अब आप देखें इन सब का आपस में रब्त है, इन तीन जुमलों का, क्या ये डिसकनेक्टेड है या कनेक्टेड है? वेरी वेल कनेक्टेड है। बताएं कनेक्शंस क्या हैं? हाँ, इन दो प्रेमिसेस को जो चीज कनेक्ट कर रही है वो क्या है? सही है। और क्या कनेक्टर है? हाँ, वो तो है जुमला, लेकिन ये एक रियलिटी को भी अनफोल्ड कर रहा है। तो आप बताएं इसका और इसका तो कनेक्शन बता दिए, इसका और इसका क्या वो है? कंक्लूजन का प्रेमिसेस के साथ क्या ताल्लुक है? लाजमी नतीजा है, यानी नेसेसरीली फॉलो कर रहा है, नेसेसरीली फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये उससे जुड़ा हुआ है। ये कोई ऐसी बंदे ने स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ। एवरी सिंगल थिंग इज वेरी वेल कनेक्टेड, और इन कनेक्शंस के नतीजे में जवाब आपके पास क्या आएगा? किसका आएगा? वाई Socrates is mortal? Because all men are mortal. Socrates is a man, therefore Socrates is mortal. तो why सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास लॉजिक है, लॉजिक का एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करोगे तो आप हकीकत तक पहुंच जाओगे। देखो इसको फुली अप्रिशिएट करने के लिए थोड़ी बहुत लॉजिक आपको आनी पड़ेगी। कुछ चीजें मैं अभी मिसाल आपको देता हूं। मिसाल इसको जरा सुनिएगा इस तरह करके। फर्ज कीजिए अगर मैं ये कहूं ये जुमले क्या हैं, तो सुकरात ने इन जुमलों को भी क्लासिफाई किया हुआ। सही है? इन जुमलों को क्या कहते हैं हम बताएं जरा जी। क्या है? हाँ, यूनिवर्सल्स हैं, और दूसरा पर्टिकुलर, वेरी नाइस, और डूइंग वेरी वेल, अफर्मेटिव है, और उसके अलावा हाँ नेगेटिव है। सही है। तो देखो अब अगर फर्ज करें मैं ये कहूं ऑल मेन आर मॉर्टल, Socrates is a man, therefore Socrates is mortal. तो सुकरात ने कहा, उसने कहा जुमले साइलॉजिज्म में 4 इस्तेमाल होंगे, बताते जाइएगा जरा। एक को वो कहता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ठीक है, यूनिवर्सल नेगेटिव, फिर क्या है पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। साइलॉजिज्म में इन चारों के अलावा 5वां जुमला नहीं इस्तेमाल करेंगे आप। सही है? अच्छा, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं? यूनिवर्सल अफर्मेटिव की एक निशानी है, उसको हम क्या कहते हैं? ए सेंटेंस। इसको हम क्या कहते हैं? ई। इसको हम क्या कहते हैं? आई। और इसको हम क्या कहते हैं? ओ। सही है ना? हाँ, कन्वेंशन ये स्टैंडर्ड लॉजिक है। ठीक है, अच्छा ये देख लिया आपने, ए ई आई ओ। अब आप इसके ऊपर आ जाओ, ये बताओ ये कौन सा सेंटेंस आ रहा है? ए, यानी ये क्या है? यूनिवर्सल
अफर्मेटिव। ये क्या है? ये आई है, ठीक है, और ये भी सर आई है। ये भी आई है, सही है। तो क्या बन गया? ए आई आई। यहां तक क्लैरिटी आ गई? अच्छा, फिर ये देखेंगे इसकी मिडिल टर्म कहाँ है। तो मिडिल टर्म कहाँ है वही बताएं। ये आ गया। इसकी भी पोजीशंस एक्सप्लेन की गई हैं। क्या मिसाल के तौर पर बताएं कहाँ कहाँ मिडिल टर्म आ सकती है। तो वो ये बताएगा समटाइम्स मिडिल टर्म कहाँ होगी, दोनों प्रेमिसेस में इसकी शक्ल ये बनेगी। फिर समटाइम्स कैसे बनेगी, यूं बनेगी, यानी दोनों का सब्जेक्ट होगा, समटाइम्स दोनों का प्रेडिकेट हो, और समटाइम्स क्या बनेगा, यानी और ये, यानी पहले सेंटेंस का क्या बनेगा, प्रेडिकेट, और सेकंड का सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर इनके फिर इन्होंने नाम दिए हुए। कैसे नाम दिए हुए? मिसाल के तौर पर जैसे ये है तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आप कहोगे यार ये कौन सी टर्म बन रही है, AII1, सही है। तो 264 पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ 15 करेक्ट लॉजिकल होते हैं। 264 की पॉसिबिलिटीज में 15 सिर्फ करेक्ट होंगे, बाकी सब इनवैलिड होंगे। एंड ऑल दीज कंक्लूजन्स आर वेरी वेल नोन एंड वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। बात समझ में आ रही है? तो लैंग्वेज के जरिए से अरस्तु ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यानी जिस तरह अफलातून ये समझ रहा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अफलातून के प्रोजेक्ट ही को सपोर्ट करते हुए और सोफिस्ताइयों के इस एतराज़ पर कि इल्म मुमकिन नहीं है और इजाफियत ही इजाफियत है दुनिया में, उसने बताया नहीं इजाफियत है, ये दुनिया के अंदर एक ऑब्जेक्टिविटी है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिविटी है जिसमें मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूं। और साबित मैं कैसे करूंगा? लॉजिक के जरिए से, आर्ग्यूमेंट के जरिए से। तो ये इंडक्टिव आर्गुमेंट कहलाएगा? ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। इंडक्टिव? डिडक्टिव, ये इंडक्टिव नहीं, ये सारा डिडक्टिव है, सही है। फिर इसका भी आपस में आप देखिएगा क्या क्या रिलेशनशिप है। मिसाल के तौर पर देखो, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, सही है, सही है। इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा? अगर ये ट्रू है, ये क्या होगा, अगर ये ट्रू है, सही है ना। तो ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज कि लैंग्वेज में अरस्तु ने कोशिश की कि मैं किस तरह यह आपको बावर करवा दूं बात कि रीज़न की बुनियाद के ऊपर हम हकीकत को क्या कर सकते हैं, हाँ, उस मुनकशिफ हो सकती है, डिस्कवर हो सकती है, आप उसको अनपैक कर सकते हैं। यस, दिस इज व्हाट रियलिटी इज, सही है। इसको हम कहते हैं कि लॉजिक का कंट्रीब्यूशन जो अरस्तु का है वो ये है। क्या कह रहे हैं? नहीं, ए आई और एक साथ ट्रू हो सकते हैं। देखो ऊपर से नीचे जब आप जाएंगे एक रिलेशनशिप होगा, नीचे से फर्ज करो उस तरफ जाओगे तो दूसरा, तो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कॉन्ट्रेरीज हैं, इस तरह करके आप निकालेंगे कि किससे क्या क्या चीज़। अगर कॉन्ट्रडिक्शंस है, सो इफ ए इज ट्रू द ओ मस्ट बी फॉल्स, इफ ई इज ट्रू देन आई मस्ट बी फॉल्स, सही ना। कॉन्ट्रडिक्शन का रिलेशनशिप है। फिर एक सब अल्टर्न्स का रिलेशनशिप होगा, सही है ना। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करो कि ई ट्रू है तो क्या ओ ट्रू होगा, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसकी पूरी डिटेल्स हैं। द एंटायर सेमेस्टर में लॉजिक को आपको पता है कि यही चीज़ें सीखी जाती हैं और वो डिडक्टिव लॉजिक ही कहलाती है। मुझे नहीं पता भाई, मेरे जहन में अभी कोई, क्योंकि हमने भी जो अरबी वाली पढ़ी थी वो बस ऐसी गुजारी कहते, तो मैंने तो यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी।
एग्जैक्टली, जो ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इसको हम कहते हैं। 16 शब्द ऊपर ये जो मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म है, ये दोनों में आएगी। जैसे जी, जो वो अगर फ़र्ज़ करें किसी साइलॉजिज्म में मिडिल टर्म नहीं है तो वो आर्ग्यूमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि दो कनेक्टर ही नहीं है उसके आपस में। जैसे सर सब्जेक्ट जो होगा वो माइनर होगा और प्रेमिसेस जो है वो मेजर होगा। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये तो एक एग्जांपल है। इस तरह की मैंने आपको बताया कई पॉसिबिलिटीज़ हैं, सही है, तो इसमें से चेंज कर सकते हैं आप। ये देखें ना, जैसे अभी मैंने मिडिल टर्म का यहाँ लिखा हुआ, हाँ मिडिल टर्म को आप देखें कि ऐसा आया हुआ। तो फ़र्ज़ करो कि 4 ये जुमले होते हैं, 4 को उसके साथ ज़रा करें तो कितने बनेंगे? 64। फिर उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ निकालें, सो दे वुड गो, सही है, 250 से ऊपर। और फिर उसमें से हर एक को एग्जामिन करके आपको पता है ये फॉर्म ट्रू होती है, ये ट्रू नहीं होती। सो आपको पता होता है कि यानी ए फिगर 1 इज़ ट्रू, और उसका नाम रख दिया जाता है बारबरा, और वो नाम आपको मिल जाएंगे हर जगह कि भई है। सो यानी जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है यहाँ पर अरस्तू, वो बुनियादी तौर पर एक आर्ग्यूमेंट दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि लॉजिक बेसिकली वो साइंस है जिससे जो हमें ये बताती है कि रीज़न न्यूट्रली या ऑब्जेक्टिवली कैसे की जा सकती है, या आर्ग्यूमेंट्स हम कैसे बना सकते हैं और कैसे उनकी जांच पड़ताल की जा सकती है। अगर ये साइंस मुमकिन है तो सोफिस्ताइयों का ये दावा कि तुम भी ठीक और मैं भी ठीक दुरुस्त है, गलत साबित हुआ। एंड दिस वाज लैकिंग प्रीवियसली। ये पहले इसको इस तरह नहीं देखा गया था। ये क्लियर हो गया? ये गुड है? आखिर में बात की सोफिस्ताइयों का रद्द ये हुआ कि सोफिस्ताई ये कहते थे कि भाई जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है। तो अरस्तू ने आके बताया कि देखें भाई, दलील जो है उसका एक जिसे आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव और एक न्यूट्रल मयार है। तो अगर हम एक ऐसी साइंस बना सकते हैं जो कि न्यूट्रल है और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो फिर आपका ये दावा करना कि एक ही वक्त में आपका सही किसी चीज़ को कहना और फिर गलत कहना, ये कैसे मुमकिन? ये तो लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन को आप वायलेट कर रहे हैं। ये बेसिक लॉ है, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो उसने ये उसूल भी बता दिए कि भाई कुछ लॉज होते हैं जो कि आप हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं और ये वेरी वेल नोन है, ठीक है। और दूसरा ये बताया कि किस तरह जब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या चीज़ सामने आएगी। यहाँ तक क्लैरिटी हो रही है? कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है? नहीं। अच्छा जी, हाँ 264 नंबर दोबारा चेक कर लीजिएगा, मैंने बहुत अरसे पहले, हाँ बट 264 शुड बी ओके। ओके हाँ नहीं, तो यूनिवर्सल नेगेटिव ई है ना। अच्छा, अगर नीचे आएगा तो हैं? क्या कह रहे हैं? ये 4 है, यही होंगे हमेशा, नहीं अलग भी होंगे, चेंजिंग भी आ सकती है ए ई आई ओ में। नहीं, ये 4 ही होंगे, चेंजिंग नहीं होगी। तो जो मॉडर्न लॉजिक आई, जो अभी 19वीं 20वीं सदी की मॉडर्न लॉजिक है, उसके अंदर बूलियन वगैरह, उसके अंदर उन्होंने कुछ और नई चीज़ें निकाली हैं कि जिसमें आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। लेकिन जो स्टैंडर्ड एरिस्टोटेलियन लॉजिक है वो ये सिंपल है कि भाई इन चारों में आप आर्ग्यू आउट करो, ए ई आई ओ। ये अभी जिस तरीके से अगर मुराद करके देखें तो जो मिसाल हमने पढ़ी है तो उस पर साबित है वो चेंज हो रही है। अच्छा, वो कैसे आप बता? हाँ हाँ सही है। जैसे सॉक्रेटिस इज मॉर्टल, आप यही कह रहे हैं ना, ये नेगेटिव नहीं है, ये पर्टिकुलर है, आई है ये। हाँ तो सही वो लिखा है ना, कुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव तो है ही नहीं है। नेगेटिव का मतलब ये है नो मेन आर इमॉर्टल, ये नेगेटिव है, नो आएगा उसमें, जरूरी है नो आए, मीनिंग कुछ नहीं होते, बिल्कुल स्पेसिफिकली आपने बताना है नो आएगा।
ओ में नो नॉट आएगा। सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स, नॉट आएगा तो पता चलेगा नेगेटिव है, नॉट नहीं आएगा तो नहीं। सेंस नहीं गेन करना, वो थियोलॉजिकली आप कह रहे होंगे कि हाँ ये तो सही नहीं है, थियोलॉजिकली वो बिल्कुल सही होगा, वो कह रहे नहीं थियोलॉजी को आपने कहा, सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर नोट करना। एरिस्टोटल की जो खास बात थी जिसने इसको बनाया वो था कि स्ट्रक्चर ठीक होगा। हम अभी नहीं देखेंगे आप बहस क्या कर रहे हो, बहस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बहस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आप उसको स्ट्रक्चर करें। ये स्ट्रक्चर है। यानी प्रेमिस ट्रू है या नहीं, अभी हम उसको नहीं, आप बात नहीं समझे। यानी आप प्रेमिस ट्रू है, ये तो अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स नहीं हो सकता, अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट, सही है। लेकिन आप इस दावे के बारे में क्या कहेंगे, तो ये कहेगा इस दावे के बारे में आप बताओगे कि ये वैलिड है, यानी अपने फॉर्म में, यानी जब मैंने पहला ये सेंटेंस लिखा, ये अगर ये दुरुस्त हैं तो ये दावा तो नेसेसरीली आएगा, तो ये वैलिड हो गया। और अगर वो दावा आपने पुटअप ही एक मुख्तलिफ अंदाज में किया तो स्ट्रक्चर अगर फॉलो नहीं होगा तो फिर वो इनवैलिड है, बेशक उसके अंदर बात बिल्कुल ठीक की हुई हो, यानी बिल्कुल बात ठीक की हुई हो, स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा, वो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड कहलाएगा। हाँ तो बिल्कुल सही होगा, वो कहेंगे लॉजिकली जो आप जिस तरह आप बात करिए ठीक है, लेकिन फिर आप बताओगे ये लॉजिकली यहाँ पे नहीं आएगा। ऑल हाँ आप ऐसे करो ना, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम कहेंगे इसको राइट एंगल ट्रायंगल के भी 360 है। अब ये तो मैंने जो स्टेटमेंट दिया यही यूनिवर्सली रॉन्ग है ना, सही है। तो अब वो क्या कहे, वो ये कहेंगे देखो फॉर्मली आपका आर्गुमेंट ठीक है, सब्सटेंशियली गलत है, चूंकि जिसको आप कह रहे हो क्या ट्रायंगल वो 360 नहीं होता है, आप हो गए दैट्स रॉन्ग। फॉर्मल लॉजिक जब हम बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सब्सटेंस से अलग होगी, यानी सब्सटेंशियली वो बात गलत है, लेकिन लॉजिकल के आर्गुमेंट में आप लेकर आओगे वो बिल्कुल ठीक होगी। जो आपने फॉर्म्स बताई है ये आई 1 ये सारी डिडक्टिव हो, ये डिडक्टिव आर्गुमेंट है। इंडक्टिव दो, डिडक्टिव ये सारा डिडक्टिव का स्ट्रक्चर है, इंडक्टिव अलग होंगे। सही, ये क्लियर हो गया। अच्छा हाँ आप बताएं हाँ अब तक जो है ना वो ये अब तक ये अब जो है ना वो थोड़ी रेवोल्यूशन है नहीं, लेकिन ये तो नहीं रिफ्यूट कर रही ना, न्यू रेवोल्यूशन ये नहीं कर रहा, उसमें ऐड कर रहा है। और फिर इसने ना स्ट्रक्चर दिया था, वो भी आप लोगों को पता होगा, कि जिसको हम कहते हैं फैलेसीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो फैलेसीज को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अच्छा ये इसमें तो इसको काम जी ये सारा अरस्तू का ही है। इन्हीं के बेसिस पे करेंगे ना पहले चीज। उसमें जो मॉडर्न है वो कुछ अलग से नहीं है, बस इसकी वजह है। नहीं, मॉडर्न ने एक चीज़ ये ऐड की कि फ़र्ज़ करो कि हाइपोथेटिकली क्या हम कोई आर्ग्यू आउट कर सकते हैं, इफ़ एंड देन। इसने कहा था सिंपल रखो, नहीं है, लेकिन अभी वो लोग कहते हैं कि इसको हम अगर सिंबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो प्रिसिजन आ जाएगी, तो अब वो ये ऐड करते हैं, इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक लॉजिक, और इस तरह की दो और चीज़ें भी हैं। बट जो जड़ें हैं, जो बुनियाद है वो अरस्तू की है, उसके अंदर क्लैरिटी है, चीज़ें हैं, और वो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि उसको बहुत अच्छी तरह से आपको याद क्या अज़बर होनी चाहिए कि व्हाट मेक्स इट। और ये बहुत मुश्किल होता है, यानी फ़र्ज़ करो अगर मैं आपसे ये पूछूं और कहूं कि यार ये आप ऐसा करो, कोई भी एक मशहूर किताब देखो, पिछले दिनों में ना खुर्शीद नदीम साहब की किताब है इस्लामिज़म एंड पोस्ट इस्लामिज़म, उसका उर्दू में कुछ वो टाइटल है, मेरे जहन में भी नहीं आ रहा वो, तो उसमें उन्होंने मौलाना मौदूदी और को तनकीद करते हुए फिर उन्होंने अपना फ्रेमवर्क बताया कि इस्लामिज़म से पोस्ट इस्लामिज़म की तरफ हम क्या हैं। फ़र्ज़ करें अगर मैं ये कहूँ यार ये पूरी किताब के आर्ग्यूमेंट को ज़रा आप वन आर्ग्यूमेंट में लिखो, कैन यू डू इट एंड चेक वेदर इट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर्मली? दैट्स नॉट डिफिकल्ट इफ़ यू हैव गॉन थ्रू फ्रॉम द लॉजिक। क्या करते हैं हम लोग,
दिस इज़ द स्किल दैट आई थिंक वी शुड ऑल वर्क ऑन. और एक और बात भी मैं आपको कहूँगा, अब मेरा ख्याल है इनकी मैं अक्सर आजकल देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर आ रही होती है हर वक्त कोई ना कोई किसी किताब की सेइंग और ये और वो. दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट एट दिस यंग एज दैट यू शुड गो थ्रू फ्रॉम एवरीथिंग. बट हाउ वुड यू मेमोराइज एट योर डिस्पोजल कि भाई क्या किसने क्या कहा था? सो द बेस्ट ट्रिक वुड बी कि पूरी किताब पढ़ो, उसके आखिर में 2-4 सफ़े रख के पूरे आर्ग्यूमेंट को आप लिखो. यस, दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. इस तरह से या इससे मिलते कम से कम प्रोपोजिशन की फॉर्म में तो लिख लें. दैट वुड ब्रिंग द थॉट क्लियर और याद भी रहेगा. आई होप कि याद रहे. अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट. अदरवाइज आपको बार बार चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, फिर भी चीज़ें मिस करेंगे आप. मैंने इस पे एक और किया है, लिख के अगर आप टॉक कर देना किसी टॉपिक पे, फिर आप कभी नहीं भूलते. मतलब आपने किसी को बता दिया. अभी आप यंग हैं ना, अभी आप यंग हैं. आप इमेजिन कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अपना मसला बताता हूँ, ज़ाती मसला. मैं काफ़ी अरसे से इस बात को नहीं पकड़ पा रहा था कि हो क्या रहा है. When age goes up, you start losing so many things. Particularly in this age, जिस एज में हम लोग हैं. मैं हाफिज़ हूँ और आपको पता है हाफिज़ों का हाफिज़ा बहुत अच्छा होता है, and I know it very well. उसके बावजूद भी now अगर फ़र्ज़ करें आपने कहा हाँ भाई उस बंदे को पढ़ा, sometimes I don't remember the name also. और अगर उसका बंदे का नाम होगा, मैंने एक चीज़ पढ़ी हुई भी होगी, मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या, लेकिन जैसे आपने मेरे को छेड़ेंगे और फिर आपने कहा नहीं वो तो ये कह रहा था और उसके अंदर ये भी था, आई वुड स्टार्ट रिकॉलिंग इट. ब्लर इंफॉर्मेशन होगी बट स्टिल आई वुड बैटल एंड देन आई ओके यस 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 यस. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये होता है. सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी मे बी लेस बर्डन योरसेल्फ और आप चीज़ों को इस अंदाज में देखें, क्लैरिटी आएगी. बाज़ लोग बहुत मैसिवली लिखते हैं और बहुत मैसिंगली लिखते हैं. यू कैन नॉट पिक द पॉइंट्स. उन चीज़ों को एक तरह, वो जो किताब मैं बता रहा हूँ वो तो बहुत अच्छी, बहुत सिस्टमेटिकली लिखी. मेरा ये ख्याल है मैंने अभी तक सियासत के ऊपर उर्दू ज़बान में जितनी भी किताबें पढ़ी हैं इस्लामी सियासत के ऊपर, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट. सो फार एज द लिटरेरी उसकी जो फीचर्स है ना कि क्लैरिटी है, हर चीज़ है, ऑथर नोज क्लियरली व्हाट ही हैज़ टू से, इट्स सिंपल, कहीं पे झोल नहीं मारे, कहीं पे रेट्रिक ज़ाहिर पार्ट होता है, इस तरह का रेट्रिक नहीं है कि बस वो शुरू ही हो गए, ये नहीं है. एंड ही इज़ एनालाइजिंग वंडरफुली दैट. सही है. तो उससे जो न्यू ऑथर्स हैं उनको सीखना भी चाहिए कि यस किस तरह करके हमें इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है. हालांकि उनकी कंट्रोवर्शियल वो है, पोस्ट इस्लामिज़म आपको पता है कि एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन है. हमारे यहाँ रिवायती जो उलमा की सियासत के ऊपर पोजीशन है वो वैसी नहीं है. यार मैं आपको ना उसकी तस्वीर खींच के भिजवा दूँगा, हैं? हाँ, ग्रुप में मैं डाल दूँगा, उसका नाम कर दूँगा, नाम अभी नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया टॉपिक ये, आप जैसे ये देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. चाहिए किताब है इस्लामिज़म एंड पोस्ट इस्लामिज़म, उसी के उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया हुआ है. ये क्लियर हो गया? अगर नेगेटिव आएगा तो जो फैलेसिस में लिखा होता है कंक्लूजन नेगेटिव होगा. 2 नेगेटिव आएंगे कोई कंक्लूजन नहीं होगा. ये भी वहीं पे लिखा हुआ. सही है. अच्छा, एक और भी लिखा हुआ, ये जो मिडिल टर्म है ना, समटाइम्स आप इसको एक मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, एक को एक मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं. इसको हम कहते हैं द फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स. 4 टर्म्स, ये भी एक फैलेसी, दैट्स रॉन्ग. सही है. मिडिल टर्म एक्चुअली 2 टर्म नहीं, एक्चुअली वो 2 टर्म्स है, मीनिंग एक है, अदरवाइज कनेक्शन मुमकिन नहीं हो, अदरवाइज आप वाई का जवाब नहीं दे. तो अरस्तु का कहना यह है कि वाया लैंग्वेज हमने लॉजिक को एक्सप्लेन किया. लॉजिक नॉलेज है. कैसे नॉलेज है? यानी नॉलेज इन स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है. कैसे? क्योंकि ये वाई और व्हाट का जवाब देती है. दैट्स द पॉइंट. ये जो पूरी हमने राम कहानी सुनाई आपको, जिसका बज़ाहिर कोई इतना खास मकसद नहीं लग रहा, लेकिन इसके पीछे जो थॉट है वो ये कि सिंस नॉलेज इज द आंसर ऑफ द व्हाई एंड व्हाट, क्या लॉजिक ये करे? यस इट डज. दिस एट लीस्ट इट डज इन ए फॉर्म वे. फॉर्मल वे वो स्ट्रक्चर में बता देगी क्या है.
सब्सटेंस को उसने कहा नहीं, ये तो मैं आपको अलग बताऊंगा मैं क्या सोच रहा हूँ, सब्सटेंस इज डिफरेंट। लॉजिक को उसने बिल्कुल अलग की। फॉर दिस रीजन वैसे तो अरस्तु का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हर जगह पे ही रहा, लेकिन लोगों के इख्तलाफात भी सब्सटेंस की बुनियाद के ऊपर हुए होंगे, लेकिन फॉर्म को आज तक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स हिज कंट्रीब्यूशन। जैसे प्लेटो ने मैथ को या ज्योमेट्री को इस्तेमाल किया था नॉलेज के लिए, इसने लॉजिक को इस्तेमाल कर लिया। सही है, ये यहाँ तक क्लैरिटी आ गई। तो फिर हम थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं कि सर अगर स्टेटमेंट में इफ और देन का इस्तेमाल होगा तो फिर उसको ट्रू और फॉल्स कैसे किया जाए? मैं अरस्तु के मुताबिक ये मुमकिन नहीं है, इसलिए उसने क्या कहा कि साइलॉजिज्म में क्या चीज़ होनी चाहिए, प्रोपोजिशन होना चाहिए। प्रोपोजिशन को उसने क्या तारीफ की, यस कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। अब जब इफ एंड देन लगाते हो तो क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, ट्रू एंड फॉल्स। इसलिए अरस्तु ने कहा चलो आई नीड क्लैरिटी। सही है, लेकिन जब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में वो लेकर आए बूल वूल और इस तरह के लोग, देन दे हैड सम अदर ट्रिक्स ऑफ दिस सिंबॉलिज्म। सही है, उसको जब हम करेंगे तो फिर करेंगे, वो जब बूल के बारे में या रसल वगैरह को हम देखेंगे तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा आपको कि वो कैसे कर रहा है। क्लियर हुआ ये? अच्छा जी, अब आप आ जाए सेकेंड हेडिंग के ऊपर। तो वर्ल्ड क्या है, तो वर्ल्ड को ये कहता है आर्टिफैक्ट्स, नेचर फैक्ट्स। सही है, नेचर फैक्ट्स को ये कहेगा, नेचर फैक्ट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है जी, सब्सटेंस होता है जी मैटर प्लस फॉर्म। सही है, ये दोनों एक ही में रियलाइज हुए होते हैं। अच्छा, इसको मैं कहूँगा पोटेंशियलिटी, एक्चुअलिटी। 4 कॉजेज, इसकी मेटाफिजिक्स है। किसके नीचे, आर्टिफैक्ट्स। तो दुनिया को 2 हिस्सों में वो बांटता है। वो ये कहता है दुनिया में 2 तरह की चीज़ें हैं, एक वो चीज़ें हैं जो कि नेचर से आई हुई हैं और एक वो चीज़ें जो इंसान ने बनाई हुई हैं। ठीक है, तो जिसको हम टेक्नोलॉजीज़ के नाम से भी यही जानते हैं ना। आर्टिफैक्ट्स मींस जो चीज़ें आपने अपने मकसद के लिए बनाई थी, जैसे गाड़ी है, जैसे पहिया गाड़ी है, जैसे और इस तरह की जैसे एग्रीकल्चर के टूल्स होते हैं, इंसान ने बनाए थे। चूँकि इंसान ने बनाए, ये नेचर फैक्ट्स नहीं है। उसका एक फेमस जुमला है, ऑब्जर्व द वर्ल्ड, ऑब्जर्व द वर्ल्ड कीनली। चीज़ों को देखो ज़रा गौर से। तुम जब चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट करोगे तो तुम्हें चीज़ों की तस्वीर आएंगी, उसकी मेमोरी होगी, एक्सपीरियंस डेवलप होगा। और फिर जब मल्टीपल इंसानों को 1 2 3 4 5, तो मैं क्या करूँगा, मुझे इल्म हासिल हो जाएगा। कैसे, कॉमनैलिटीज़ के अंदर। व्हाट मेक्स यू ए ह्यूमन बीइंग, द कैपेसिटी टू रीजन। सही है, अभी जो कैपेसिटी टू रीजन है ये कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही बाहर, ये हम सब के अंदर कॉमन है, लेकिन सब के अंदर मुख्तलिफ होगी। सब के अंदर मुख्तलिफ होगी। क्यों मुख्तलिफ होगी, कि पोटेंशियलिटी से एक्चुअलिटी के सफ़र में किसको कितनी कंड्यूसिव कंडीशंस मिली है। चाहिए, यहां तक क्लैरिटी आ गई। तो व्हाट मेक्स सब्सटेंस, सब्सटेंस इज व्हाट, मैटर प्लस फॉर्म। इसको वही कहता है कि एसेंस। इसको वो क्या कहता है, एसेंस। सो एसेंस इज समथिंग दैट मेक्स थिंग्स व्हाट दे आर। और एसेंस का मतलब क्या है, मैटर और फॉर्म अलग-अलग नहीं, दोनों जुड़ी हुई। उसका कहना यह है कि मैटर कभी भी रॉ नहीं होता। रॉ होगा तो वो तो बिल्कुल डेड होगा, मैटर डेड नहीं होता। जैसे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में मैटर डेड नहीं होता, दे हैव दैट क्या उसे कहते हैं, जीन्स होते हैं। यानी उसकी ज़बान में, हम आज की ज़बान में अगर ट्रांसलेट करें, थिंग्स ऑलवेज कैरी विद देम देयर कोड्स, सीक्रेट कोड्स, नेचुरल कोड्स, और फिर उसी की बुनियाद के ऊपर वो आगे बढ़ते हैं। तो सर ये फॉर्म और मैटर अलग हो सकते हैं जी, फॉर्म और मैटर अलग हो सकते हैं। हाँ, अब वो ये कहेगा कि क्या दुनिया में एग्जिस्ट करता है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में फॉर्म एंड मैटर अलग अलग करता है, वो कहते हैं नहीं। हाँ,
ज़हनी तौर पर आप इसकी तजरीद कर सकते हैं समझने के लिए कि हाँ फॉर्म ये है, मैटर ये, ठीक है। अब ये सवाल आया कि भाई इसका ताल्लुक वो जो 4 कॉजेज़ है वो क्या है, तो वो कह रहे हैं ये एक्सप्लेन करेंगे हम क्या चीज़ है। तो ये कहता है हर चीज़ के कुछ कॉजेज़ हैं, सही है, कॉज एक नहीं है। वो तनकीद करता है, वो ये कहता है कि मुझसे पहले जितने भी फ़लसफ़ी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉजेज़ तलाश किए। कुछ लोगों ने मैटर को कॉज बताया, ठीक है, कुछ लोगों ने पर्पस को कॉज बताया, यानी हर चीज़ पर्पस की तरफ जा रही है। कुछ लोगों ने फॉर्म यानी उसकी शेप को कॉज बताया, ठीक है, कुछ लोगों ने उसको एफिशिएंट को कॉज बताया। तो वो ये कहता है कि नहीं, ये चारों के चारों चीज़ें ही बहुत अहम है। किस चीज़ के अंदर? चीज़ों की इंटेलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए। चीज़ों की इंटेलिजिबिलिटी को चेक करने का क्या मतलब हुआ कि चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा। तो ये कहता है कि बिकॉज का मतलब क्या होता है? चीज़ों के होने के कॉजेस। वो कितने? वो हैं 4। कौन कौन से हैं? सही है, फाइनल कॉज है, एफिशिएंट कॉज है, फॉर्मल कॉज है, मटेरियल कॉज। एक्सप्लेन करें ज़रा किसी एग्जांपल वगैरह से। अगर ये टेबल बनी हुई है तो इसकी एक मटेरियल कॉज होगी जो उसका मटेरियल है, जैसे वुड है और लोहा है। फिर हमारे पास आ जाती है फॉर्मल कॉज, इसके मतलब क्यों बनाई जा रही है, किस तरह से। फिर हमारे पास तीसरी मटेरियल और फाइनल कॉज इसकी है कि इसका टेलॉस क्या है, क्यों बनाना है, पर्पस बनाने वाला। कोई और इसमें ऐड करे कोई? इसके अंदर वैसे तो किताब में वो स्कल्पचर की मिसाल दी है कि एक बुद्ध है, अब बुद्ध बनेगा किससे, तो वो मिट्टी गाड़े से बनेगा, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना मुजस्समे की मिसाल, तो वो जो है उसकी मटेरियल कॉज हो गई। अच्छा, फॉर्मल कॉज हो गई, वो सारे मटेरियल को जमा करके। आपको पता है मुजस्समे की एग्जांपल क्यों दी होगी उसने? बताएं। वो एथेंस का ज़माना था तो वहाँ पे बनाते थे। और सोक्रेटिस के वालिद मुजस्समा साज थे। सुकरात के वालिद मुजस्समा साज थे। सुकरात हर एक की उसमें रूह में सरायत किए हुए है। 20 साल इसने वहाँ गुजारे हैं, लाइसियम में, लाइसियम में कह रहा हूँ, एकेडमी में। हाँ बताएं, आप बता रहे थे कुछ। और एफिशिएंट कॉज है कि मुजस्समा क्यों किस तरीके से उसने जो है ना वो बनाया, और फाइनल कॉज ये किस पर्पस के लिए क्यों बनाया, किसी को प्रेजेंट करने के लिए या खुद ब खुद बना या किसी पर्पस के लिए बनाया या किसी ने ऑर्डर दिया। तो ये सारे कॉजेस की स्टेजेस है, मटेरियल, फॉर्मल, एफिशिएंट और वो फाइनल। हाँ देखें, 2 सही हैं बिल्कुल, सब लोगों ने बिल्कुल सही बताया। एक तो मटेरियल कॉज सबको पता है किस चीज़ से कोई चीज़ बनी है, और एक फाइनल कॉज किस मकसद के लिए बनाई गई है। दरमियान में 2 जो हैं उसको आप क्लियर कर लें। एक को कहता है फॉर्मल कॉज। टेबल को टेबल बनने के लिए फॉर्म चाहिए, यानी टेबल की शक्ल नहीं होगी तो टेबल नहीं बनेगा, सही है। इसी तरह ये जो कप है, इसको मैं कप कब कहूँगा? इट हैज़ ए फॉर्म। विच फॉर्म? द फॉर्मल फॉर्म। इसकी कप का मतलब है इसके साथ ये जुड़ा हुआ हो। हाँ, ये यहाँ से बेशक टूटा हुआ हो, थोड़ा सा डिज़ाइन में, बट इसका एक हैंडल होता है, अदरवाइज ये क्या कहलाएगा? छोटा ग्लास कहलाएगा। सो व्हाट मेक्स दिस कप ए कप इज इट्स फॉर्म ऑल्सो, सही है। और तीसरी चीज़ क्या थी? एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट कॉज का क्या मतलब है? किसने बनाया, यानी किसने, हाँ किस शख्स ने ये चीनी ली, इसकी शक्ल उसके दिमाग में थी, और इसलिए कि उसने एक शाहकार बनाना है, ये पर्पस हो गया। तो किसने इन तीनों चीजों को जमा किया? वो कौन है? वो एफिशिएंट कॉज है। वो क्या हो गया? वो एफिशिएंट कॉज। अब ये कह सकते हैं कि चीनी के अंदर और पानी के अंदर एक मटेरियल, एक पोटेंशियलिटी थी। नहीं, इस चीनी के अंदर इस बात की पोटेंशियलिटी है कि
इसे क्या बनाया जाए, इसको गुलदान बनाया जाए, इसको कप बनाया जाए, इसको लेट्स से कि पीस ऑफ आर्ट बनाया जाए, इसके अंदर पोटेंशियलिटी है। पोटेंशियलिटी एक चीज़ होगी, दूसरी चीज़ क्या होगी कि इसको आप एक्चुअलाइज करने के लिए आपके पास एफिशिएंट कॉज होना है। कौन करेगा इसको एक्चुअलाइज, सही है, तो वो एफिशिएंट कॉज हो गया, सही है। और फिर ये क्यों किया जा रहा है, सो वाई क्यों हमें ज़रूरत है इस कप की या इस गुलदान की या इस पीस ऑफ आर्ट की, वो उसका पर्पज़ हो गया, अल्टीमेट पर्पज़ हो गया कि हाँ इसको क्यों बनाया गया है, सही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फाइनल कॉज कहेंगे, सही। एफिशिएंट कॉज वो कॉज है जो कि इन तीनों चीज़ों को जोड़ दें, मैटर को किस चीज़ के साथ, फॉर्म के साथ और पर्पज़ के साथ, जो जोड़ने वाला होगा उसको हम कहेंगे एफिशिएंट कॉज। कंड्यूसिव यानी हाँ, कंड्यूसिव कंडीशंस ये होंगी कि वो क्या हालात हैं जिसमें इस चीनी के रॉ को कोई शख्स ढाले किसमें, उस चीज़ में। मिसाल के तौर पे आप जब भी किसी जगह टूरिज्म के लिए जाते हैं तो जैसे फर्स्ट करो इंटीरियर में जाएंगे, सो इंटीरियर आर्ट, ठीक है, यानी सिंध का जो आर्ट है उसको आप बाय करेंगे। सो मतलब कौन कर रहा है, वो एक आदमी होगा, एक आर्टिस्ट होगा जो करेगा, बट उसकी मार्केट वर्थ क्या है, ठीक है, उसके नतीजे में किस तरह सिंध का कल्चर प्रमोट होगा, सही है। इन सब चीज़ों को मिलाने वाली जो चीज़ होगी उसको हम कहेंगे वो एफिशिएंट कॉज है। और एक लिहाज से कंड्यूसिव कंडीशंस की अवेलेबिलिटी का इल्म उस एफिशिएंट कॉज को जैसे ही होगा तो वो चीज़ों को कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। नाउ व्हाट इज़ वर्ल्ड, सवाल ये पैदा हुआ, तो वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड रियलिटी है। रियलिटी किस चीज़ से कंपोज हुई है, सब्सटेंस से। सब्सटेंस किस चीज़ का नाम है, सिर्फ रॉ मैटर नहीं बल्कि फॉर्म उसके साथ उसके अंदर मौजूद है, वो फॉर्म ही उस सब्सटेंस को सब्सटेंस बना रही है। और इसको हम मज़ीद यानी बाइफर यानी जिसे कहते हैं तज्जिया तहलील के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे यार जो भी चीज़ होती है उसके चार कॉजेज़ होते हैं, या तो उसका मैटर होगा, उसका कोई ना कोई पर्पज़ होगा, अल्टीमेट पर्पज़ होगा, और उसका कोई ना कोई फॉर्म होगी फॉर्मल, और कोई ना कोई उसका एफिशिएंट कॉज होगा। ये सब मिलकर सब्सटेंस को सब्सटेंस बना रही होती हैं, ये सब मिलकर चीज़ों को सब्सटेंस बना रही होती है। फिर इसमें वो ये बताता है कि ये चेंज कहाँ से आ रहा है, क्या है चेंज, तब्दीली, हरकत कहाँ से आ रही है, क्यों चीज़ें चेंज हो रही हैं, यानी कैसे ये हुआ कि ये चीनी किस में ढल गई, एक कप में ढल गई, वाई इज़ देयर एनी चेंज एट ऑल। तो वो ये कहता है कि चेंज क्यों हो रही है, बताइए, कॉजेज़ की वजह से। चीज़ों में तब्दीली क्यों होती है, चीज़ें होती क्यों हैं, कॉजेज़ की वजह से। तब्दीली क्यों होती है, कॉजेज़ की वजह। लेकिन तब्दीली को एक्सप्लेन कैसे करता है, वो कहता है पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलिटी। दुनिया में हर चीज़ अगर नेचुरल ऑब्जेक्ट है तो क्या हो रही है, दरअसल वो अपनी पोटेंशियलिटी से एक्चुअलिटी की तरफ जा रही है। एक्चुअलिटी क्या है, द अल्टीमेट पर्पस। पोटेंशियलिटी क्या है, द बिगिनिंग ऑफ द थिंग्स, सही है। और मैटर रॉ नहीं होता, मैटर के अंदर क्या आती है, कुछ ना कुछ चीज़ें उसके अंदर वो पोटेंशियलिटी एग्जिस्ट करती है, और फिर वो जो फॉर्म्स होती हैं जब उसके साथ जुड़ती है तो फिर वो उसका रंग बदलना शुरू कर देती है, उसको पॉलिश करती है, उसको जानने की कोशिश करती है, और उसके बाद फिर उसको वो ढालने की कोशिश करती है। यहाँ तक क्लैरिटी है, यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम? अच्छा सर ये जो कॉजेज हैं इसमें ये कह सकते हैं कि मटेरियल कॉज के पास पोटेंशियलिटी होती है, और फॉर्मल कॉज उसकी यूँ समझ लें कि उसकी एक्चुअलिटी की एक शेप या आइडिया, और उसको उसको कनेक्ट करने के लिए जो एफिशिएंट कॉज दिखा। तो ये बात कह सकते हैं कि आज मॉडर्न साइंस जो है वो एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज से कंसर्न नहीं है, मटेरियल और फॉर्मल कॉज से कंसर्न है। आई डोंट नो, लेकिन एक बड़ा जो चेंज आया उसको हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि
फ्रांसिस बेकन जो कि मॉडर्न साइंस का बानी है, उसने ये कहा कि देयर इज़ नो अल्टीमेट पर्पस ऑफ द थिंग्स, सो ही डिसएग्रीड विद एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटेलियन साइंस के ज़माने में चीज़ों का अल्टीमेट पर्पस होता था, उसकी तरफ चीज़ें जाती थी। फॉर फ्रांसिस बेकन देयर इज़ नो पर्पस एट ऑल, पर्पस नहीं है। तो चूंकि पर्पस नहीं है, लिहाजा चीज़ों को जो आप बनाएंगे बस वो बनेंगी। ये नहीं है कि क्यों, इसलिए कि मैटर क्या है, मैटर के अंदर कोई पोटेंशियलिटी नहीं है, यानी इसके अंदर कोई पोटेंशियलिटी नहीं है जो कि उसको ग्रोथ करके ऐसा बना देगी और ये है। अच्छा, फ़र्ज़ करें क्या ये इंसान बन सकता है? So that is the restriction and the limitation of the matter, जो कि रस्सू के यहाँ आपको नज़र आएगा। हर चीज़ नहीं बन सकती है, सही है। अगर चीनी है तो ये आप इसको, क्या इससे कार बन सकती है जिसके ऊपर हम सफ़र कर सकें? हैं? चूँकि जब एक्सीडेंट होगा इसके टूटने के इम्कान आते हैं, 100 चीज़ें और होंगी जो कि मॉडर्न कार को हम कह सकते हैं। सो कैन दिस मैटर बी यूज्ड एज इन द मॉडर्न कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? नो, because it does not have that potentiality. So potentiality is also limited. कि भाई कौन सी चीज़ क्या बनेगी? किताब को आप क्या हवाई जहाज़ बना के इसके ऊपर सफ़र कर सकते हैं? From Aristotelian perspective, no, because it has limitations. सही है? तो इसको इस तरह तो देखा जा सकता है। अच्छा, अब एक सवाल आखिर में, बस हम इसको रखें, हम वाइंड अप करते हैं और फिर देखते हैं कि why is there motion in this world? मोशन का मतलब क्या हुआ? वाई, तगय्युर क्यों है इस दुनिया में? ये जिंदगी की निशानी है, दुनिया जिंदा है, सही है। इसकी एक निशानी है कि चीज़ों में हर वक्त हरकत हो रही है, हरकत हो रही है। और चीज़ों की हरकत को का सबब क्या है? वही 4 कॉजेज़ है, सही है। अच्छा, अब सवाल एक पैदा ये होता है कि क्या ये जो चीज़ें हरकत कर रही हैं, ये अफलातून के नज़दीक क्या था? शैडो था, अनरियल है। चीज़ें, हकीकी की चीज़ें कैसी होती है? परमानेंट होती हैं, ठहरी हुई होती हैं। अरस्तू कहते हैं नहीं, चीज़ें हरकत में क्या होती हैं। क्या ये हरकत रियल है? वो ये कहते हैं बिल्कुल रियल है। तो अब यहाँ से वो एक दलील देगा, वो ये कहेगा क्या इस पूरी कायनात के अंदर जो भी हरकत हो रही है, तो हरकत बता रही है। मिसाल के तौर पे वो जो किताब के अंदर एग्जांपल बड़ी अच्छी दी हुई है, मेरा ख्याल है वही देनी चाहिए। और क्या है वो? एक बास्केटबॉल प्लेयर है, बेसबॉल प्लेयर, ठीक है। तो बेसबॉल प्लेयर को बताता है कि वो भाई हिट क्यों मारता है? बिकॉज ही वांट टू एक्सेल इन हिज स्पोर्ट। एक्सेल का क्या मतलब है? उसने वर्ल्ड कप जीतना है। तो अब जब उस बेसबॉल को बैट ने हिट किया तो उसके पीछे एक इंसान है जो कि उसको हिट कर रहा है, और सबका अल्टीमेट पर्पस क्या है? कि उसने वर्ल्ड चैंपियन बनना है, सही। इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? व्हाट इज इट दैट दिस मैन इज बीइंग मोटिवेटेड एवरी टाइम कि उसने कुछ ना कुछ आगे बढ़ना है? वो क्या है? तो ये कहता है कि हर मूवमेंट को एक्सप्लेन करती है उससे प्रायर मूवमेंट जो कि उससे ज़्यादा पावरफुल होगी, सही। तो ये कहता है कि हर मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए उससे पीछे एक मूवमेंट का प्रिंसिपल होना चाहिए, उससे पीछे फिर एक और होना चाहिए, और ये इनफाइनाइटली पीछे नहीं जाएगा। एक बात होगी तो कहीं ना कहीं ये मूवमेंट को एक्सप्लेन करने का सिलसिला रुकेगा। जो मूवमेंट को एक्सप्लेन करने वाला हो उसके अंदर ये भी सलाहियत होनी चाहिए कि वो क्या हो? वो खुद मूव ना करता हो। इसे कहते हैं अनमूव्ड मूवर। यानी इस कायनात की तमाम हरकत दरअसल कौन इसको हरकत दे रहा है? एक ऐसा मुहर्रिक जो खुद हरकत में नहीं है। तो रियलिटी क्या होगी? रियलिटी परमानेंस होगी, चेंज परमानेंस, सही है। अगर आपको याद हो पार्मेनाइडीज और हेराक्लाइटस, सही है। तो इस कायनात की हरकत को कैसे एक्सप्लेन करता है? वाया कॉजेस, फॉर्म, और फिर इसके पीछे जब जाता है कि इस कायनात की हरकत के पीछे क्या है? अनमूव्ड मूव। और वो क्या है? वो उसको गॉड का नाम दिया जाता है।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वो गॉड है जिसको हम कहते हैं पर्सनल गॉड? ये है वो सवाल जिसके ऊपर आज हम रोकेंगे यहाँ पे, और आप इसके ऊपर गौर कीजिएगा, और फिर आप अगली नशिस्त में आके हमें बताइएगा कि क्या अनमूव्ड मूवर को हम गॉड अब्राहमिक रिलीजियस ट्रेडिशन के तौर पर देख सकते हैं, नहीं देख सकते, और क्यों देख सकते हैं और क्यों नहीं देख सकते। चाहिए। अच्छा, फिर दूसरा सवाल क्या है, क्या सेक्युलर वर्ल्ड और फिलॉसफी का आगाज़ अरस्तू से हुआ? वो कहते हैं दिस वर्ल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, अदर वर्ल्डीनेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। दो सवाल हो गए, ठीक। तो इन सवालात के जवाबात पे आप गौर करें, और इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में। अरस्तू और मॉडर्न साइंस में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि मॉडर्न साइंस ने अरस्तू की जो प्रिंसिपल ऑफ टीलियोलॉजी है उसको उसने रिफ्यूट किया है। तो ये जो हमारे यहाँ बाज़ औक़ात दलील दी जाती है कि मुस्लिम्स वर आल्सो साइंटिस्ट, लेकिन दलील किस कॉन्टेक्स्ट में देते हैं? मॉडर्न साइंस के अंदर। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर हम ये कहें कि यानी साइंटिस्ट, किसी भी साइंटिस्ट का आप नाम लें, यानी बिलखुसूस मेडिसिन की साइंस, तो किताब तिब जो है इब्न सीना की है, तो क्या वो मॉडर्न साइंस है? ये है क्वेश्चन। सो इट्स नॉट मॉडर्न साइंस। तो क्योंकि वो मॉडर्न साइंस नहीं है, तो यानी तो सवाल ये पैदा हो कि क्यों मॉडर्न साइंस नहीं है वो? वजह ये कि बिकॉज मॉडर्न साइंस का मतलब जिसको आप कहते हैं तरक्की साइंस ने की है, वो साइंस ये वाली थोड़ी है, वो साइंस है मॉडर्न साइंस, जो कि बेकेनियन साइंस है, फ्रांसिस बेकन से आई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये इस तरह की एग्ज़ाम्पल लाकर हम क्या चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, उसकी क्या इम्प्लिकेशंस। ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि हमारे जहनों में पैदा होता है, और सवाल का जवाब हमें तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। इस हवाले से आप लोग देखें, 2-3 लोग बड़े अहम हैं, उनमें से एक मुज़फ़्फ़र हैं, मुज़फ़्फ़र इकबाल, सही है। एक हैं, उनका नाम है उस्मान बकर, हाँ, मुज़फ़्फ़र इकबाल, हुसैन नसर वगैरह को तो आप जानते हैं, ज़ियाउद्दीन सरदार। और इन लोगों के देखें डिस्कोर्सेस क्या हैं, उस्मान बकर, मुज़फ़्फ़र इकबाल, हुसैन नसर और ज़ियाउद्दीन सरदार। तो इन लोगों को अगर आप देखें, और फिर इन लोगों को ये देखें कि ये जब रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, क्या उनका नाम था जो इजिप्शियन थे जिन्होंने तफसीर भी लिखी थी, अल-जवाहिर, तंतावी। तो तंतावी ऑनवर्ड शेख रशीद रिज़ा तक और फिर दीगर, तो वो जो पूरी एक सेंचुरी का 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी का डिस्कोर्स है साइंस के ऊपर, कि इस्लाम में साइंस है और साइंस, उसको देखें और इन आप लोगों को देखें कि ये किस तरह आपस में गुफ्तगू करके एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंस क्या है क्या नहीं है। तो इन मानों में भी अरस्तू को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि देखिए, मैंने इसलिए कहा था कि हमारा जो कोशिश थी, जो पर्पज़ है कोर्स का, वो तो मॉडर्निटी थी ना, मॉडर्न वेस्ट को हमने समझना था, ये है हमारा बेसिक पर्पज़। मॉडर्न वेस्ट को आप नहीं समझ सकते उस वक्त तक जब तक कि आपकी ग्राउंडिंग और कुछ नो हाउ आपको प्लेटो, एरिस्टोटल, सॉक्रेटिस और इस पूरे डिस्कोर्स की ना हो। सही है। तो इस वजह से यहाँ से शुरू में बहुत अजीब लगता है यार, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बगैर अगर आप डायरेक्ट करेंगे वो आर्ग्यूमेंट तो आपको समझ में कभी भी नहीं आएगा, उसको आप अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते। वजह क्या है? वजह है कि आपको पता ही नहीं पीछे क्या हुआ हुआ, तो आगे आप जाकर कोई बहुत सारी चीज़ें अचीव नहीं करेंगे। लेकिन अब आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो सकता है कि आगे जाके क्या होने के इम्कान हैं। नहीं, यहाँ बिल्कुल कनेक्टेड हो। और आपने देखा जो ऑथर हैं कितनी अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसी में एरिस्टोटल में ही कांट को, हाइडेगर को, दीगर लोगों को कि यहाँ से वो ये नहीं कह रहे इंस्पायर है, बट उसने कहा ये देखो यहाँ से ये चीज़ सामने आ रही है। तो कांट की रिफ्लेक्शंस हैं, हाइडेगर वगैरह की रिफ्लेक्शंस, दे वर ऑल कमिंग फ्रॉम देयर। फॉर दिस रीज़न प्लेटो एंड एरिस्टोटल आर सो इम्पॉर्टेंट।
और हाइडेगर वगैरह के बारे में और इस तरह के लोगों के बारे में तो मशहूर है कि दे हैव स्पेंट ईयर्स एंड ईयर्स ऑन प्लेटो एंड एरिस्टोटल, सिर्फ उसका काम पढ़ने में उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कहा नहीं, जब तक ये नहीं समझ में आएगा हमें नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है, सही। और उसमें 2 घंटे की एक नामुकम्मल नशिस्त अरस्तू के ऊपर क्या ही कर लेगी, सही है। तो ये हमारी लिमिटेशंस हैं, बट ओके, बट दिस मे बी कंसिडर्ड एज ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट। सो इसलिए यहाँ से ये इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप कोशिश करें कि आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा, मज़ीद इसको देखें।